So students, today we are going to talk about the lesson Poets and Pancake. This is lesson number 6 in our book Flamingo, and this lesson is written by Ashok Mitran. Ashok Mitran is a South Indian poet. This person used to work with his boss. If you talk about this lesson is a part of a book, and the name of the book is My Years with Boss. This book was written by Ashok Mitran. So this book was written by Ashok Mitran, and this lesson is part of this book. इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा समझने में यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट. फर्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. ये किताब लिखी थी अशोक मित्र ने, और ये कब लिखी थी, किस चीज में लिखी थी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ही रोट. वी ऑल नो अबाउट फिल्म मेकिंग. जो फिल्म मेकिंग होती है आज के समय में, जो फिल्में बनती हैं, हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है. इन 1940 में एक स्टूडियोज खोला गया था. स्टूडियो का नाम था जेमिनी स्टूडियोज. जेमिनी स्टूडियोज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940 बाय, किसने किया था, बाय एस वासन. He was a person. इस आदमी ने ये स्टूडियो खोला था फॉर फिल्म मेकिंग इन 1940. And this man, Ashok Mitran, he was working with S.S. Vasan. S.S. Vasan. Approx 1952 to 1965, roughly बता रहा हूं मैं आपको, तकरीबन 13-14 years तक जो है अशोक मित्रन वर्कड विद S.S. Vasan. तो उस जेमिनी स्टूडियोज के अंदर, जहां पे मोर देन 600 पीपल वो वर्किंग, ये तो जेमिनी स्टूडियोज था, इसमें 600 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे. ज्यादातर यहाँ पे कौन थे, एक्टर्स थे एंड पोएट्स थे, या वो ऑलराउंडर्स थे. वो एक्टर्स भी थे, वो पोएट्स भी थे, वो सारे काम करते थे. They all were related to film industry, because इस Gemini Studios के अंदर at that time movies in regional languages used to be made. Regional languages की movies बनती थी इसके अंदर. किसने बनाया था इसको, किसने establish किया था, S.S. Vasan ने. ये कौन है, अशोक मित्रन was working with S.S. Vasan. He was working at Gemini Studio. इसलिए उसने किताब लिखी. जब वो इस स्टूडियो को छोड़ चुके थे, आफ्टर लिविंग द स्टूडियो, अशोक मित्रन रोट अ बुक. बुक का नाम था माय इयर्स विद बॉस. तो ये जो लेसन है पोएट्स एंड पैनकेक, दिस इज पार्ट ऑफ दिस बुक. दिस इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम दिस बुक माय इयर्स विद बॉस, रिटन बाय अशोक मित्रन. क्लियर? Now let us come to the title of this lesson. कि भाई इसका जो लेसन, ये टाइटल है, ये पोएट्स एंड पैनकेक क्यों लिखा है. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि देयर वर मैनी एक्टर्स. जितने भी लोग काम कर रहे थे, मोर देन 600 एम्प्लॉइज थे, वो एक्टर्स थे, पोएट्स थे. तो पोएट्स थे तो उसने यहाँ पे पोएट्स लिख दिया, बिकॉज ही विल राइट अबाउट द पोएट्स इन द लेसन. ये पैनकेक क्या होता है, पैनकेक इज अ सब्सटेंस. क्या होता है, एक मटेरियल होता है. कौन सा मटेरियल होता है, मेकअप मटेरियल. मेकअप मटेरियल को पैनकेक बोलते हैं. वी नो, चेहरे के ऊपर जो मेकअप लगाया जाता है. एंड दिस मटेरियल पैनकेक वाज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन दोज डेज. उस समय पे ये पैनकेक यूज होता था, और ये पैनकेक जो है ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, यानी ट्रक के ट्रक भर के आता था जेमिनी स्टूडियोज के अंदर. कहां आता था, जेमिनी स्टूडियोज के अंदर. क्योंकि इसी ये जो
पैनकेक है, इसको यूज किया जाता था मेकअप के लिए, क्योंकि ये एक मेकअप मटेरियल था। रीजन, मेकअप करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इफ वी टॉक अबाउट व्हाई अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, तो स्टूडेंट्स at that time that was a time when 95% of shooting of a movie used to be done indoors. Indoors means चार दीवारी के अंदर, अंडर मीन्स इन अ क्लोज सरफेस, और उसके लिए बड़े बड़े सेट्स लगाए जाते थे, फिल्म के सेट्स लगाए जाते थे। एंड 95% शूटिंग यूज्ड टू बी डन इंडोर्स, ओनली 5% शूटिंग आउटडोर्स होती थी। If we talk about today, आज के जमाने में 95% शूटिंग जो है वो आउटडोर्स होती है, बाहर होती है, नेचुरल वे में होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, और 5% जो शूटिंग है वो इंडोर्स होती है। So at that time this substance was used for the makeup of the actors and actresses. जितने भी कलाकार थे उन सभी कलाकारों के मेकअप के लिए पैनकेक यूज किया जाता था। इसलिए ऑथर ने, नरेटर ने, अशोक मित्रन ने, राइटर ने टाइटल दिया पोएट्स एंड पैनकेक। क्लियर? इस पूरे लेसन के अंदर अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट द पीपल ओवर देयर। आई हैव टोल्ड यू, ये जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियोज, इसमें अराउंड 600 पीपल वर वर्किंग। तो ये किस तरह के लोग थे? व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर दे, व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, व्हाट वाज देयर ड्रेसिंग सेंस, एंड फ्रॉम व्हिच प्रोफेशन दे बिलोंग, एंड हु वाज हु, कौन क्या था, हु वाज व्हाट एट द जेमिनी स्टूडियोज। यही वो डिस्कस करेंगे। उनकी सोच क्या थी, कैसे लोग थे, कैसी मूवीज बनाते थे, अलग अलग। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज और है, वी विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इसके मेन कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर तो हो गया अशोक मित्र, ठीक है, एक कैरेक्टर कौन हो गया है? अशोक मित्रन। ये जो अशोक मित्रन है इसका काम क्या था? क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज हिज जॉब एट जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो पे इसका काम क्या था? इसका काम था कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग्स। अभी न्यूज़पेपर को काटने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? अगर आपको किसी खास चीज के लिए डेटा इकट्ठा करना है तो आप क्या करते हैं? आप सिंपली काम कर सकते हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, एनी बुक, यू कैन उसके कटिंग निकाल लेंगे जो आपको जरूरी लगता है, एंड देन यू विल पेस्ट इट इन अ फाइल एंड यू विल प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कभी जरूरत पड़े तो आप लोगों को दिखा सकते हो। जैसे आज के समय में ड्यूरिंग द लॉकडाउन, if you get some cuttings of the newspaper even after 10 years, अगर आप ये किसी को कहो कि भाई एक ऐसा टाइम था जहां पे मजदूरों के साथ ऐसी हालत हुई थी, इतनी बुरी हालत हुई थी, और दूसरा आदमी कहता ना, क्या कह सकते हो, क्या सबूत आपके पास? तो आप कह सकते हो ये देखो, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, मीन्स ये यूज किया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यही जॉब थी अशोक मित्रन की, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग्स, इंपॉर्टेंट न्यूज को वो काटते थे, एंड ही यूज्ड टू पेस्ट देम इनटू अ फाइल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। यही उनका काम था। अब ये जो जॉब था अशोक मित्रन का, वहां जितने भी लोग थे उनको लगता था कि हिज जॉब इज नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी थॉट इट वाज जीरो, कुछ नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है, मीन्स unimportant. Ashok Mitran's job of collecting the cuttings of newspaper was considered next to nothing or unimportant. और अशोक मित्रन कहता है शायद इसका बॉस भी यही मानता था। बॉस thought the same way.
इसने कहा, इनको ऐसा लगता था कि बॉस भी, इनके जो बॉस थे उनको भी, वो भी शायद ऐसे ही सोचते होंगे। ही थॉट दैट एक्चुअली। सो दिस वाज जॉब ऑफ अशोक मित्रन। कोई भी आता था अशोक मित्रन को आके सलाह दे जाता था। क्या सलाह दे जाता था? So everybody used to come in his cabin. ये जिस केबिन में काम करते थे वहां आते और इसको सलाह दे जाते। क्या सलाह देते? कि you are not doing this is not a job. You are a talented person. You are wasting your talent. कई बार हम दूसरे आदमी को सलाह देते हैं कि भाई आप तो और ज्यादा टैलेंटेड आदमी हो, you can do some more things. ठीक है, तो ये अशोक मित्रन का एक वहां पे काम था, कटिंग इकट्ठी करना, ज्यादा कुछ नहीं। अब यही जो जॉब थी मैं आपको बताऊं, इसी जॉब ने, ये जो जॉब थी कलेक्शन ऑफ कटिंग्स, मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव पर्सन, द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन बना दिया। इन्फॉर्म्ड क्या मतलब? इसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई। किसको मिली नॉलेज? अशोक मित्रन को। भाई जो रोज पढ़ेगा तो इट इज श्योर दैट दैट पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो ही बिकेम अ नॉलेजेबल पर्सन। सेकंड थिंग, he inclined towards poetry writing। इन्होंने इसलिए लिखना भी शुरू कर दिया। ये अपने आप में खुद में एक पोएट भी थे, लिखते भी थे। ये छोटे मोटे मैगजीन्स में अपनी जो भी इनकी क्रिएशन होती थी, कंपोजिशन होती थी, he used to say। क्लियर? तो ये थी अशोक मित्रन की बात। आगे आगे बात करते हैं इस कहानी में और कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर था, उसका नाम, वो नाम तो उसका पता नहीं क्या था, लेकिन उसको सब कहते थे ऑफिस बॉय। क्या कहते थे उसको? ऑफिस बॉय। क्यों कहते थे? पहली चीज ये देखते हैं क्यों ऑफिस बॉय कहते थे। इसका काम था, पहले इसका काम देखते हैं। इस जॉब वाज टू डू द मेकअप ऑफ क्राउड। क्या करना था इसको? मेकअप करना था। किसका करना था? मेकअप ऑफ क्राउड। यानी जब क्राउड सीन होता है, यू हैव वी सी मूवी एंड वी जनरली फाइंड दैट देयर इज अ scene of a crowd in the movie, so that is a crowd scene. So what he used to do, office boy used to do the makeup of the crowd. Clear? Now why he was called a boy? He was not a boy. There is irony in that. Everybody called him boy, but he was not a boy. He was a person in his early 40s. ये अर्ली 40s का मतलब क्या होता है? 40 साल से ऊपर का बंदा था, 41-42 साल का, लेकिन इसको कहते थे ऑफिस बॉय। एक्चुअली व्हेन ही जॉइंड देयर ही वाज एन ऑफिस बॉय। क्या सोच के इसे ज्वाइन किया था? इसे सोचा था ये एक एक्टर बनेगा या एक स्क्रीन राइटर बनेगा या एक बड़ा लिरिसिस्ट बनेगा। लिरिसिस्ट कौन होता है? लिरिसिस्ट होता है जो लिखता है। तो स्क्रीन राइटर बने, एक्टर बने, राइटर बने, बट ही डिड नॉट। बना ये कुछ भी नहीं। बन के क्या रह गया ये? he was just an office boy actually. He used to be called an office boy only. दूसरा, ये एक एजुकेटेड पर्सन था, मच एजुकेटेड। ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय अशोक मित्रन के पास आके एडवाइस किया करता था। क्या कहता था? ऑफिस बॉय यूज्ड टू कम टू अशोक मित्रन और कहता कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टैलेंट हियर? दिस जॉब इज फिट फॉर बार्बर एंड पर्वर्ट्स। यानी इसका कहना था कि अशोक मित्रन से कहता है भाई तू क्या जॉब कर रहा है? ये कोई जॉब नहीं है, ये कटिंग का जो काम है ये तो बार्बर का काम है। We all know that barber जो कि नाई होता है वो बाल काटता है। तो ये इसको जाके कहता है कि leave this job, this is of no use for you. This job which you are doing it is suitable for a farm, for a barber, office boy। तो अशोक मित्रन बेचारा सोचता कि कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। ये प्रे करता, विश करता कि काश अभी जो है क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए, यानी शूटिंग शुरू हो जाए और सीन कौन सा हो? क्राउड का, ताकि ये बंदा उसके मेकअप में बिजी हो जाए, मेकअप ऑफ क्राउड में बिजी हो जाए। क्योंकि इसके अलावा देयर वाज नो वे दैट अशोक मित्रन कुड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन।
इसके अलावा कोई तरीका नहीं था इस आदमी से बचने का, क्योंकि उसके पास बैठा रहता, उसको सलाह देता रहता, उसको जो ना परेशान करता रहता बार बार बोल के। ठीक है। दूसरा ऑफिस बॉय बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड सा आदमी था, फ्रस्ट्रेटेड, सैड कह सकते हैं हम लोग इसको, डिजेक्टेड कह सकते हैं। क्यों था फ्रस्ट्रेटेड? He came to become an actor, screen actor, director, lyricist, but he did not become. वो ये बना नहीं। अब ये एक आदमी को ये मानता है, इस जिसने जो कहता है कि there is one person behind my failure, इसके फेलियर के पीछे एक आदमी को मानता है, जो आदमी जिसने इसको पीछे रखा, किसके अनुसार? ऑफिस बॉय, उसको अपना एनिमी मानता है। और वो एनिमी कौन है? वो अनदर कैरेक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो कौन सा कैरेक्टर है देखते हैं, वो है एक कोटमंगलम सुब्बू। सुब्बू, जिसको सभी सुब्बू कहते हैं, कोटमंगलम सुब्बू। ये कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। सुब्बू जो है वैसे तो एक क्लर्क है डॉक्यूमेंट्स के, बट हिज पावर जो है, द पावर ही एंजॉयज द पावर ऑफ अ पर्सन इन सेकंड रैंक। यानी जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस है एस वासन, नंबर 1, तो he is considered नंबर 2। यानी जेमिनी स्टूडियो में अगर नंबर 2 है, जिसकी डायरेक्शन चलती है, जिसकी बात चलती है, जो सबको ऑर्डर दे सकता है, जो किसी से कुछ भी करा सकता है, वो कौन है? वो है ये सुब्बू। सुब्बू के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ही इज नॉट वेल एजुकेटेड, लेकिन एक खास बात है सुब्बू की, ये ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या है ये? सक्सेसफुल, पहली चीज। दूसरा ये क्या है? ये पोएट भी है। कोटमंगलम सुब्बू सफल है, पोएट है, एक्टर है। ये काम करता है छोटे रोल, स्मॉल रोल्स करता है। वी ऑल नो इन मूवीज छोटे रोल्स भी होते हैं, बड़े रोल्स भी होते हैं। देयर इज अ बिग मेन हीरो क्या करता है? वो एक लीड रोल में रहता है, बाकी के जो होते हैं वो छोटे रोल्स में रहते हैं। तो ये जो पर्सन है कोटमंगलम सुब्बू, ही डज द स्मॉल रोल्स बट ही सेटिस्फाइड विद दैट। समटाइम्स he outshines the lead actors। outshine होता है ज्यादा चमकना। ये आदमी कभी कभी लीड एक्टर से भी ज्यादा अच्छा काम कर जाता है जब ये अपने छोटे छोटे सब्सिडियरी रोल्स के अंदर आता है। He doesn't aspire to become a lead actor। ये कहता है मुझे लीड एक्टर नहीं बनना है, I'm satisfied with what I am। He is a poet also। ये बहुत कुछ लिख सकता है, but he says that I will write only about the masses। I will write what the people like। मतलब लोग जो पसंद करते हैं वो मैं लिखूंगा, बाकी कुछ नहीं लिखूंगा। कौन मानता है? कोटमंगलम सुब्बू। एक और खास बात है इसके नेचर की, सुब्बू जो है एक चैरिटेबल पर्सन है। चैरिटेबल क्या होता है भाई? चैरिटी से मतलब दान देना होता है। तो चैरिटेबल कुछ ऐसा आदमी होगा ना जो किसी की मदद करता होगा। वी कैन से जनरस पर्सन, वी कैन से काइंड पर्सन, जो किसी की मदद करे। तो ये चैरिटेबल वो है जो किसी की मदद करता है। दूसरा चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट। आपने प्रोविडेंट फंड सुना होगा, जिसको पीएफ बोलते हैं। एक कर्मचारी का पैसा कटता है ड्यूरिंग हिज जॉब, और थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है और वो इकट्ठा होता जाता है। यानी प्रोविडेंट पर्सन वो होता है जो पैसे को सोच समझ के जुडिशियसली खर्च करता है। इम्प्रोविडेंट पर्सन वो होता है जो पैसे को बिना सोचे समझे किसी भी चीज पे खर्च कर देता है। तो चैरिटेबल भी है, इम्प्रोविडेंट भी है। ठीक है। दूसरा रेडी टू हेल्प। ये आदमी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार है, कि उसका नेचर ही चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट है। इसके पास
his near and dear, his relatives from near and far, बहुत सारे से घर पे आए रहते हैं, and he helps everybody, he spends money on them. तो इससे पता चलता है कि ये आदमी सबकी मदद करता है, ये चैरिटेबल है, ये इम्प्रोविडेंट है, ये रेडी टू हेल्प है. एक चीज और भी है, ये इसका जो नेचर है ये नंबर 2 क्यों है? why he is number 2? actually he is always advising his boss SS वासन. एक तरीका होता है कई बार किसी की नजरों में आने का, कोई कुछ भी कहे आप वही मान लो, उसने जो कुछ किया उसी को करना शुरू कर दो. तो बॉस को लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, whatever I am saying, this man does that, ये आदमी उस काम को तुरंत करता है. तो सिंपली उस आदमी की इमेज एक अलग हो जाती है. इन लोकल लैंग्वेज हम किसी को स्टूज यानी चमचा कह सकते हैं, भाई तो चमचा है, भले ही वो ना हो. तो ये कोटमंगलम सुब्बू क्या करता है, ये अच्छी या बुरी जो भी बात है SS वासन की सारी सुनता है. whatever he says you do this, he does. Subbu does, he never say no. He is always ready to help, he is always ready to perform the activities given to him, he is always ready to advise others. दूसरों की एडवाइस भी कर सकता है. अब इसमें थोड़ा सा कहानी के अंदर क्या है, ह्यूमर भी है. ह्यूमर किसे कहते हैं? जब जहां थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी सी हो, ठीक है. तो ये कहानी जब आप पढ़ोगे आपको मिलेगा कि इसमें ह्यूमर है, ये कहानी ह्यूमरस भी है. एक एग्जांपल है सुब्बू के लिए कि अगर बॉस डायरेक्टर्स को ये कह दे कि भाई सुब्बू, देयर इज अ सीन, एक सीन है जिस सीन के अंदर जो है एक रैट, यानी कि रैट क्या होता है, जुआ होता है, और एक टाइग्रेस है ना. टाइग्रेस क्या होता है? टाइग्रेस क्या है? टाइग्रेस मीन्स ये जो बाघिन होती है. तो कहता है कि रैट और टाइग्रेस के बीच में अंडर वाटर, पानी के नीचे लड़ाई हो जाती है. गेटिंग माय पॉइंट? किस किस की लड़ाई होती है? रैट की और टाइग्रेस की. और वो लड़ाई कहां पे होती है? अंडर